नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस अद्भुत कहानी में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। उस लेडी बॉस को असहाय देखकर सभी लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं और सभी लोग मिलकर उस लेडी बॉस को पीटना शुरू कर देते हैं। लेडीज बॉस इसी तरह घायल हो जाती है, उसके हाथ पैर भी फ्रैक्चर हो जाते हैं, उसकी कई हड्डियां टूट जाती है। वह बुरी तरह चिल्लाती रहती है। कुछ देर में वह उसे इतना पीटते हैं कि वह बेहोश हो जाती है। अब उसकी आंखें भी धीरे धीरे बंद होने लगती है और अगले ही पल उसकी सांसें रुक जाती है और वह मर जाती है। लेडी बॉस के बोलने के बाद जो व्यक्ति सबका प्रतिनिधित्व कर रहा था, अपने हाथ साफ करते हुए उसकी तरफ मुस्कुराकर देखता है। लेकिन पीछे खड़ा व्यक्ति उसकी तरफ देखकर कहता है कि ये तीसरा मास्टर है। उसकी बातें सुनकर यह व्यक्ति तुरंत क्रोधित हो जाता है और उसकी तरफ बहुत गुस्से से देखता है और कहता है कि तुमने मुझसे क्या कहा। उसका व्यवहार देखकर वह घबरा जाता है, तुरंत सिर झुकाकर माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, माफ़ करना, मैंने गलती से यह कह दिया। मैं वास्तव में ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था। उसकी बात सुनकर वह संतुष्ट हो जाता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें कुछ और कहना है तो कहो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। और फिर वह व्यक्ति घुटनों के बल अपनी जगह से उठता है और पूछता है कि अब यह महिला मर चुकी है, इसका दूसरा भाई भी मर चुका है और कई अन्य गुंडे भी मर चुके हैं। हमारी युद्ध प्रभावशीलता बहुत कम हो गई है, हमने लगभग सभी को मार डाला है। लेकिन क्या होगा अगर हम उस आदमी का सामना करें? जैसे ही वह यह सुनता है, उसके कान तुरंत खड़े हो जाते हैं। वह तुरंत टेंटिकल मैन नाम के इस आदमी के बारे में सोचता है, जो एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी है। वह इस बारे में गंभीरता से सोचने लगता है, लेकिन फिर वह उसी समय वहां से दूर चला जाता है और वह अपना हाथ उठाता है और कहता है, कोई बात नहीं, हम उनसे सिंगांग में मिल सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। दूसरी ओर हमारा हीरो भी अपने सभी लोगों के साथ उसी जगह पहुंच जाता है और अपनी कार रोक देता है। जोंग क्यों यह देखकर बहुत उत्सुक हो जाता है और कहता है कि अच्छा भाई योंग, तुम सही थे, यह जगह वाकई एक किला है और यह जगह वाकई डरावनी लगती है। सुरक्षा गार्डों को भी यह जगह अजीब लगी। इसके बाद हमारा हीरो सबको आगे बढ़ाने के लिए कहता है और सभी बहुत ही शांति से आगे बढ़ने लगते हैं। वे बिना कोई आवाज़ किए आगे बढ़ते हैं और आपस में चर्चा करते हैं कि कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। और इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ आए थे और अब वे यहाँ से चले गए हैं, और साथ ही उन्हें यह भी डर रहा होगा कि हम उनका पीछा करेंगे, इसलिए वे यहाँ से और भी तेजी से चले गए होंगे। तब तक वे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उस महिला बॉस की लाश पड़ी थी। उसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं कि अरे, उसे किसने मारा। उसे देखकर सुरक्षा गार्ड खुद को बोलने से रोक नहीं पाता और कहता है, अरे, यह वही महिला है जिसे मैंने गोली मारी थी और उसका पैर कटा हुआ था। उस महिला को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं कि उन्होंने अपनी ही टीम लीडर को क्यों मारा। हमारा हीरो भी उसे गंभीरता से देखता है और कहता है, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उन गुंडों की कोई जाति या धर्म नहीं है और वे अपने फायदे के लिए किसी को भी मार सकते हैं। हमारे हीरो की बात सुनने के बाद जोंग क्यों हम हमारे हीरो की तरफ देखता है और कहता है, हे भाई योंग, हम पहले जिस बड़े आदमी से मिले थे वह चोंग से बिल्कुल अलग है। ये सुनकर सुरक्षा गार्ड तुरंत प्रतिक्रिया करता है और हाँ कहता है, भाई, मैंने उन्हें इवॉल्वर के बारे में कुछ चिल्लाते हुए सुना। इवॉल्वर क्या है? इसका क्या मतलब है? कोई इवॉल्वर कैसे बन सकता है? यह सुनने के बाद हमारा हीरो जवाब देता है कि सभी ज़ॉम्बी खाने के बाद एक इवॉल्वर बनता है और वह बहुत शक्तिशाली बन जाता है। हमारे हीरो की बातें सुनकर वे दोनों चौंक जाते हैं और आश्चर्य से उसकी तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि क्या वे वाकई लोगों को खाकर रिवॉल्वर बन जाते हैं। हमारे हीरो बहुत ही ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, यह सही है, रिवॉल्वर बनने और ज़ॉम्बी जैसे शक्तिशाली क्षमताएं हासिल करने का यह सबसे सीधा तरीका है। लोगों को पकाना और खाना और भी तरीके हैं।
यह सब सुनने के बाद जोगंची भ्रमित हो जाता है और वह अपना हाथ उठाकर कहता है, तो क्या भाई योंग, ये कैसे संभव है? सुरक्षा गार्ड यह भी कहता है कि अगर हम सर्वनाश से बच जाए तो क्या होगा? क्या इसका मतलब है कि हमें लोगों को मारना और खाना होगा? हमारा नायक जवाब देता है कि चिंता मत करो, लोगों को खाना सबसे सीधा तरीका है, लेकिन एकमात्र तरीका नहीं है। हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं। और फिर वह अपनी जेब में हाथ डालता है और एक लाल चीज निकालता है। यह देखकर सभी चौंक जाते हैं और बड़े आश्चर्य से पूछते हैं, अरे भाई योंग, ये क्या है? हमारे हीरो जवाब देता है कि इवॉल्वर और ज़ॉम्बी दोनों को अतंत म्यूटेंट के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। म्यूटेंट को विकसित होने के लिए एलियन ऊर्जा को अवशोषित करना चाहिए। सामान्य मनुष्य के शरीर में एलियन ऊर्जा फैली होती है, कुछ न होने से थोड़ा बेहतर है। और इवॉल्वर और दुर्लभ न्यूटन में बहुत समृद्ध एलियन ऊर्जा एक केंद्रित कोण में व्यवस्थित होती है। जैसे जैसे आपदा गहराती जाएगी, ज़ॉम्बी में भी एलियन निवाले को व्यवस्थित करने की क्षमता विकसित हो जाएगी। यह सब सुनने के बाद सुरक्षा गार्ड भ्रमित हो जाता है और कहता है कि दूसरे शब्दों में इसका क्या मतलब है कि ज़ॉम्बी में भी एलियन ऊर्जा होती है? क्या इसका मतलब है कि हम सीधे ज़ॉम्बी का मांस खा सकते हैं? यह सुनकर झोंक चिढ़ जाता है और चिल्लाता है, अरे भैया, अगर आप ज़ॉम्बी का मांस खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं खा सकता। हमारा हीरो जवाब देता है कि हम ज़ॉम्बी का मांस नहीं खा सकते क्योंकि वे संक्रमित होते हैं। अगर हम वह मांस खाएंगे तो हम भी संक्रमित हो जाएंगे। चोंग और ये जैसे म्यूटेंट ही दूसरे ज़ॉम्बी को खाकर ताकतवर बन सकते हैं। हीरो स्टेट्स विंडो खोलता है। इससे पता चलता है कि मिशन विलेन स्लेयर पार्ट 2 है और मिशन को पूरा करने के लिए दुश्मन पर हमला करना और नरभक्षियों को गड्ढों से निकालना जरूरी है, जिसके लिए 50 रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाएंगे और मौजूदा स्कोर 126 है। यह देखने के बाद हमारा हीरो खुद से सोचता है कि डील हो गई। ऐसा लगता है कि अगर लोग बचे भी हैं तो अब उनसे कोई खतरा नहीं है। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी हमारे हीरो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा हीरो स्थिति को भांप लेता है और पीछे से झोंकी चिल्लाता है, अरे भाई योंग, अपनी पीठ पर ध्यान रखना। हमारा हीरो तुरंत पीछे मुड़ता है और चाकू लेकर उसके सिर पर हमला करता है, जिससे ज़ॉम्बी तुरंत मर जाता है। और फिर हमारे हीरो के साथ खड़ा व्यक्ति तुरंत हरकत में आता है और कहता है कि ज़ॉम्बी चुपचाप मेरे पास आने में कायम हो गया। इसका मतलब है कि वह अभी भी शक्तिशाली है। और फिर हमारा हीरो उस लाश के पास जाता है और उसकी छाती फाड़ देता है, जिसमें कुछ लाल दिखाई दे रहा था। वो उसकी छाती से वो रोशनी निकालता है। असल में वो एक लाल क्रिस्टल था। उसे देखकर वो कहता है कि ये तो कमाल का हुनर है, लगता है शिकार का समय आ गया है। और फिर हमारा हीरो 2 क्रिस्टल दिखाता है और उन्हें खाने के लिए कहता है। यह देखकर जोंग ची कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ज़ॉम्बी के शरीर से निकले क्रिस्टल को नहीं खा सकता, प्लीज़ इसे सिक्योरिटी गार्ड को खिला दो। ये सुनकर वो मन बना लेता है कि अब मुझे इसे खाना नहीं होगा। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत दोनों क्रिस्टल को अपने हाथ में ले लेता है और उन्हें देखकर सोचने लगता है, लेकिन फिर वो कटु मन से उन्हें खाने की कोशिश करता है और दोनों क्रिस्टल को एक साथ खा जाता है। जैसे ही वो क्रिस्टल को खाता है, उसकी नसें बाहर निकलने लगती है। उसकी नसों में खून का बहाव बहुत बढ़ जाता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और फिर वो उसी समय मुस्कुराते हुए अपनी मांसपेशियों को देखता है। उससे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसके हाथ दुगुने मोटे हो गए थे। और फिर वह बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि यह एहसास बहुत संतोषजनक है। हमारा हीरो उसकी तरफ देखता है और कहता है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तुमने अभी अभी इवॉल्वर्स को श्रेणी में कदम रखा है। तुम्हारी ताकत अभी एपोकैलिप्स को मात देने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए जल्दबाजी मत करो। सुरक्षा गार्ड यह बात बहुत ध्यान से सुनता है और जवाब देता है कि ठीक है, चिंता मत करो मास्टर, मैं ठीक वैसा ही करूँगा जैसा तुम कहोगे। और फिर वे सभी कार की तरफ बढ़ते हैं और हमारा हीरो कहता है, ठीक है, संकट टल गया, चलो यहाँ से वापस चलते हैं। दूसरी तरफ
स्टील फैक्ट्री की तरफ हर कोई अपना काम कर रहा है, लेकिन तभी कुछ लोग एक कार से उतरकर स्टील फैक्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें अंदर जाते देख यह अधिकारी उन्हें रोकने की कोशिश करता है और कहता है, रुको, तुम लोग कौन हो और कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो? और फिर यह गुंडा जवाब देता है, अरे ये मैं हूँ, मैं कोयला फैक्ट्री का तीसरा मालिक हूँ, भूल गए? और फिर वह उसकी ओर मुड़ता है और कहता है, कोयला फैक्ट्री का तीसरा मालिक क्या है? अब 1 मिनट रुकिए, मुझे पहले अपने बॉस को सूचित करना है, फिर उसके बाद मैं बात करूँगा। कुछ देर बाद सभी अंदर जाने लगते हैं। यहाँ बॉस और उसकी गर्लफ्रेंड खड़े हैं। बॉस मुस्कुराते हुए कहता है, अरे तीसरे मालिक, इस बार क्यों आए हो, क्या हुआ? और वे पूछते हैं कि जिंगरुई और हंग कहाँ हैं, वे दोनों कहाँ हैं? और फिर यह तीसरा मालिक बताता है कि हम पर हमला हुआ, हमारी बड़ी बहन और दूसरे भाई को बचाने को कोई नहीं आया और वे मौके पर ही मारे गए। यह सुनकर बॉस एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है। उसे कुछ गड़बड़ नजर आने लगी। उसे लग रहा था उसकी बातें झूठी थी, लेकिन फिर वह उसी समय इस बात को नज़रअंदाज कर देता है और अपना सिर घुमाकर कहता है, अरे तीसरे मालिक, भाइयों को कोयला फैक्ट्री से सुरक्षित घर ले जाओ। और फिर यह कहकर वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ व्यस्त हो जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड तीसरे मालिक को देखकर समझ चुकी थी और फिर वह बॉस को इशारा करती है। इशारा समझते हुए बॉस कहता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि उसने उन दोनों को मार दिया होगा। दूसरी तरफ फैक्ट्री में तीसरा मास्टर कहता है, तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? और फिर दूसरा व्यक्ति जवाब देता है, अरे बड़े भाई, मुझे माफ़ कर दो। बड़े भाई, मुझे बुरा लग रहा है। तीसरा मास्टर कहता है, अरे पागल, तुझे क्यों बुरा लग रहा है? और वो कहता है, बड़े भाई, ये सुरक्षित घर देखो, लोहे की खिड़कियां और दरवाजे, यहाँ से तो ये जेल जैसा लगता है, यहाँ हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। उसी समय एक व्यक्ति आता है और जल्दी से दरवाज़ा खोलता है और वो स्वभाव से बहुत गुस्से वाला लग रहा था और वह कहता है, वो उन सभी को मेरे साथ आने को कहता है और फिर वो सभी लोगों को बॉस के पास ले जाता है। तीसरा मास्टर कहता है, बॉस, क्या हो रहा है, क्या हुआ, हमें ऐसे क्यों बुलाया गया है? प्रेमिका उसके बाल पकड़ती है और कहती है, जो भी उनके नेता को मारने की कोशिश करता है, तुम्हें क्या लगता है ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए? ये सुनते ही तीसरा मास्टर समझ गया कि किसी ने उसे सच बताया है और उसे सच पता चल गया है। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? बॉस, यहाँ कुछ गलत फहमी है, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। दोस्तों, ये अध्याय यही समाप्त होता है। अगला चैप्टर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।